हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको डिस्कस करके दिया था CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बेस पर ना मैंने आपको एक स्टार्ट में एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। FeH2O का होल 6 और इस पर कितना चार्ज है आपका? 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एक है आपका FeCN का होल 6 जिस पर आपका कितना चार्ज है? कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने कहा था इन दोनों में ना हम CFT के बेस पर अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इन दोनों को तो कैसे करते हैं। तो एक तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले करना ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो या CFSC के बेस पे कर सकते हो। तो CFSC के बेस पे अगर मैं करना चाहूंगा तो सबसे पहले ना मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंटर मेटल एटम का है दोनों में कितना है? +2 है, ठीक है। अभी अगर Fe की मैं बात करूं तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? ऑर्गन 18 3d6 और इसके साथ होता है 4s2, ठीक है। लेकिन Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसका मतलब अभी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब 3d6 अगर है यानी कि d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें मैं कहूं आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम T2G और EG में। तो इसके लिए हम दो चीजें देखते हैं कि लीगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या आपका वीक फील्ड लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा वहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा आपका? T2G6 बन जाएगा और EG क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जबकि वीक फील्ड लिगेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो T2G4 हो जाएगा और EG2 हो जाएगा। ये तो मैंने करके दिया आपको लास्ट क्लास में। इससे पहले वाली क्लास देख लेना आप लोग, उससे पहले वाली भी देख लेना। तो ये सब तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ना T2G में 4 है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के लिए अगर मैं CFSC कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसके लिए CFSC आ जाएगी आपकी -2.4 डेल्टा। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। और इसके लिए जब आप कैलकुलेट करने जाओगे ना तो -0.4 डेल्टा ओ आ जाएगा। अब ये कैसे आता है ये आप लास्ट क्लास में करके देख लेना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बता रखा तो आप समझ गए होंगे। तो देखो दोनों में ना CFSC की वैल्यू डिफर कर रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा या वीक वाला? तो आपको अच्छे से पता है स्ट्रॉन्ग वाला होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ना नेगेटिव में ज्यादा आ रही है। तो जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है CFSC की वो उतना ही ज्यादा क्या कर चुका है? अपनी एनर्जी को रिलीज कर चुका है। भाई इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया तो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स? तो बिल्कुल हुआ है। अब हमें यह देखना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है। जो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप देख चुके हो पहले ही कि साइनो जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक्वा जो है वो आपका वीक लिगेंड है। तो अगर ये वीक लिगेंड है तो इसमें आपका CFSC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -0.4 डेल्टा ओ आ जाएगी। और इसमें आपकी CFSC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2.4 डेल्टा ओ आ जाएगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ड्यू टू वीक लिगेंड। अब मैं आपसे पूछूं दोनों कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप समझ गए हो ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसके कारण इसकी CFSC की जो वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स को CFSC के बेस पर कैसे क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, सबसे पहली बात। तो फाइनली देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट बताया, CFSC बताया, ठीक है। तो अगर वो आपसे ना दो कॉम्प्लेक्स देगा कि दो कॉम्प्लेक्स में आप ना कैसे CFT के द्वारा इसको क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स देगा जिसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 D7 रह रहा होगा। क्योंकि आपको पता है अगर D1 D2 D3 रहा और D8 D9 D10 रहा तो वहां से तो हम ना दो कॉम्प्लेक्स को CFT के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वहां पे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना? समझ रहे हो ना इस बात को? तो अभी वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा जहां से आप ना क्या कर सकते हो, दो को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। तो D4 D5 D6 D7 वाले ही क्वेश्चन आपको इसमें से देगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है? CFSC मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर आप लोग दो कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो जबकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, या तो 4 आ रहे हो, या तो 5 आ रहे हो, या तो 6 आ रहे हो, या तो 7 आ रहे हो, क्योंकि 1 2 3 में सेम रहता है और D8 D9 D10 में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां से आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स आपको वैसा ही देगा इसमें D4 D5 D6 D7 रह रहा होगा, जैसे अभी वाला कॉम्प्लेक्स था, D6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। CFSC मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ना आपको CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बताने वाला हूं। CFSC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मूला कि CFSC अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लेने वाले हो तो यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान रखनी कि नीचे आपका ना E रहता है और ऊपर ना आपका T2 रहता है। ठीक है, और यहां से कहीं ना आपसे आपका ना वेरी सेंटर पास करता है यहां से। ठीक है, और नीचे जो एनर्जी होगी वो -0.6 डेल्टा टी होगी और ऊपर जो होगी वो 0.4 डेल्टा टी होगी, है कि नहीं है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि DN कॉन्फ़िगरेशन है तो TE में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, सपोज करो Q, और T2 में सपोज करो ना P इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो अभी आप आराम से इसका फॉर्मूला बना सकते हो, बना लोगे आराम से। कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका -0.6 इंटू Q। Q क्या है, E में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्लस में ना आपका यहां आ जाएगा 0.4 सॉरी इनटू क्या P क्या है, T2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाहर आ जाएगा आपका डेल्टा T। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें, केवल और केवल डेल्टा T लेना। अच्छा, अब अगर हम डेल्टा T को ना अगर हम डेल्टा T को डेल्टा O में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ना इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 0.45 डेल्टा O से कर दोगे तो ये आपकी CFSC बन जाएगी -0.6 इंटू Q एंड प्लस में आ जाएगा आपका 0.4 इंटू P। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 इंटू -0.6 कितना बनेगा आपकी वैल्यू, ये वैल्यू बनेगी -0.27 इंटू Q एंड प्लस में बनेगी 4 4 जा 16 4 5 जा 20, यानी कि ये बनेगी आपकी प्लस में 0.18 इंटू P। ठीक है, डेल्टा O। तो अगर आप डेल्टा T को डेल्टा O में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। तो अभी ना आपके क्वेश्चन कैसे भी बने आप आराम से कर लोगे। अगर ये पूछेगा चतुष्फल के संकुलों का CFSC डेल्टा O में कैलकुलेट कीजिए, तो अगर ये डेल्टा O में कैलकुलेट करने को कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और अगर ये कुछ नहीं कह रहा और ये कह रहा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC कैलकुलेट करो, तो आप डेल्टा T के बेस पे ही कैलकुलेट करके दे देना इसको। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कैलकुलेशन कैसे करते हैं टेट्राहेड्रल की। आप अब D1 से लेकर के D10 तक इसको कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, ये आपके हाथ की बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपसे कुछ फैक्टर की बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक जनरल सा आइडिया आपको देने वाला। सपोज करो ना कोई भी मेटल है जिस पर आपका A पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड के साथ वो ऐड हो रहा है और नंबर ऑफ लिगेंड पर माना कि आपका B नेगेटिव चार्ज है, और ये मिलकर के आपका क्या बना दे रहा है, सपोज करो MLN एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है MLN, और चार्ज माना कि आपका C प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या है, अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज और ये ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज, वो तो कुछ भी आ सकता है ना, वो तो अलग बात है, वो तो पता है आपको, ऊपर प्लस माइनस कोई भी चार्ज आ सकता है। अभी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, अब सपोज करो ना ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कुछ डिसोसिएट भी हो जा रहा है, सपोज करो ऐसा मान लिया। वैसा होता तो ऐसा बहुत कम है, चांसेस बहुत कम होता है, मैंने आपको कहा है वैसे चांसेस क्या होते ही नहीं, आपको तो पता ही है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली चीज डिसोसिएट नहीं होती है। बट अगर मैं फॉर्मेशन ऐसे कर रहा हूं तो डिसोसिएशन भी कर सकता हूं ऐसे। ठीक है, सपोज करो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो अगर आप लोग ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे 11th क्लास में इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं
MaLn C प्लस माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन Ma पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और Ln B नेगेटिव के कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, यही है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो K की वैल्यू है ना, ये K की वैल्यू कब बढ़ेगी, ये कब इंक्रीज होगी? तो इसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाले की कम हो जाएगी। एक सपोज करो इसकी वैल्यू माना कि 10 है और इसकी वैल्यू माना कि 2 है, तो अभी तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? K की वैल्यू 5, सपोज के लिए बोल रहा हूं, है ना, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए। मैंने क्या कहा, जब जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू घटेगी, तब तब जाकर के क्या होगा, यहां पर वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि K की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सपोज करो इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी, इसकी वैल्यू 11 कर दी और इसकी वैल्यू घट गई और 1 हो गई, तो अब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और वैल्यू बढ़ा दी, माना कि इसकी वैल्यू 15 कर दी और इसकी 0.5 कर दी, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना कि ऊपर यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, K की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। इनकी वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि इनकी अमाउंट जितनी कम होगी, K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। कंप्लीटली बात ये, रिएक्शन फॉरवर्ड जितनी ज्यादा जाएगी, फॉरवर्ड जितनी ज्यादा रिएक्शन जाएगी, इस K की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या, इसकी अमाउंट घट रही है और इसकी अमाउंट बढ़ रही है। इसकी अमाउंट इसीलिए तो बढ़ रही होगी क्योंकि रिएक्शन जो बैकवर्ड है ना, वो हो ही नहीं रही है। इसकी अमाउंट घटने का मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड नहीं आ रही है। और बैकवर्ड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। समझ में आ रही बात? तो जब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस K की वैल्यू कितनी ज्यादा हो रही है, और जितनी ज्यादा इस K की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा अमाउंट इसकी हमें प्राप्त होती है। फाइनली हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर है फॉरवर्ड की, वो ज्यादा है बैकवर्ड की कंपेयर में। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा है तो इससे हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसलिए इस K को हम क्या कहते हैं? KS से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं। तो अब एक बात फाइनल रख दो कि इस Ks की वैल्यू जो होगी, जितनी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लिख सकते हैं Ks इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इसमें एक मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूं आपको। जैसे ना Ag पॉजिटिव की रिएक्शन हम NH3 से करते हैं, तो जब हम 2 NH3 से इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है आपका AgNH3 का होल ट्वाइस और कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज। और इसके Ks की जो वैल्यू है ना, वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻7 होती है। ठीक है, जबकि Ag पॉजिटिव की रिएक्शन जब हम ना साइनाइड से करते हैं, 2 साइनाइड से, तो जो कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है ना, वो बनता है आपका AgCN का होल ट्वाइस, ऊपर आ जाता है आपका -1 चार्ज। और इसकी जो Ks की वैल्यू होती है ना, 5.4 इंटू 10⁻18 के समथिंग आती है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी Ks की वैल्यू ज्यादा है या इसके Ks की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है इसके Ks की वैल्यू ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछूं ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की, वो बेस्ड ऑन Ks भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Ks जितना ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। अभी ना फैक्टर इफेक्टिंग, एक बात समझ में आ गई, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले तीन प्रकार के फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्रकृति। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की प्रकृति सबसे पहला। दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है लिगेंड की प्रकृति। ठीक है,
और तीसरा जो फैक्टर है ना, जो इफेक्ट करता है, वो है आपका किलेट। किलेट के बारे में पहले बता चुका हूं, किलेट लिगेंड, किलेटीकरण, किलेटीकरण भी इसको कह सकते हैं, तो किलेट मैंने जनरली इसको लिखा है। तो 3 टाइप के फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले मैं बात करता हूं केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति कैसे इफेक्ट करती है। तो ये 2 प्रकार से इफेक्ट कर सकती है, 2 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक तो हम साइज के बेस पर देख सकते हैं और एक हम इसके चार्ज के बेस पर देख सकते हैं। ठीक है, या तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो चार्ज है जनरली किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, जो पॉजिटिव में चार्ज है उसके बेस पर देखते हैं, या तो साइज के बेस पर देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का साइज कैसा है। अभी चार्ज के बेस पर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चार्ज के बेस पर हम ये देखते हैं, चार्ज के बेस की बात करें या मैं कहूं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चार्ज की बात करूं चाहे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे हम कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु पर ना एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है या उससे ज्यादा है, दूसरा हम देखते हैं +2 है, और तीसरा हम देखते हैं +2 से कम, -1 या 0 या +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके बेस पर हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा तो आपके सिलेबस में है नहीं, और इतना ज्यादा अगर हम देखें ना तो लिगेंड के टाइप अलग अलग हो जाते हैं कि लिगेंड को रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए, लिगेंड को ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, फिर हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस देखते हैं हम, और वो कॉम्प्लेक्स, वो जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं इतना लंबा इस टॉपिक को नहीं खींचने वाला हूं, जितना आपकी आरबीएससी में दिया ना उतना ही मैं आपको सिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मैं जाने लग जाऊंगा ना तो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी, और वो किसी काम की है नहीं आपकी अभी चीज। तो काम की चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय धातु परमाणु पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज इंक्रीज जितना ज्यादा करेगा पॉजिटिव में, हमेशा ध्यान देना स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मैं ये कहूंगा चार्ज जो है पॉजिटिव में जितना ज्यादा होगा केंद्रीय धातु परमाणु पर, स्टेबिलिटी ना उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैं आपको 2 कॉम्प्लेक्स बना के दे देता हूं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको ना बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो जैसे मैं आपके लिख दूं K3FeCN का होल 6, एक तो ये कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, और एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं मैं K4FeCN का होल 6। इन दोनों में मैं पूछूं ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको ध्यान देना है ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें ना चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, और साइज जिसका ना कम होता है। ठीक है, साइज कम होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ना आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ेगी, और साइज आपका उस समय क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में चार्ज किस पर ज्यादा, देखो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर x बराबर +2 है, तो साइज ज्यादा, सॉरी चार्ज ज्यादा किसका है, इसका। चार्ज इस सेंटर मेटल एटम पर ज्यादा है, इस पर कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जब चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव में तो साइज घटेगा कि नहीं घटेगा, समझ रहे हो? तो इसको हम कंप्लीटली चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, आवेश घनत्व कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आवेश घनत्व क्या होता है, तो आवेश घनत्व ना आवेश और त्रिज्या का अनुपात होता है, यानी कि आवेश बटा त्रिज्या का अनुपात जितना ज्यादा बनेगा, इनका रेशियो जितना ज्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी ना उतनी ही ज्यादा होगी। तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या जो है ना वो कम होनी चाहिए। कौन सी वाली, आयनिक त्रिज्या। कंप्लीटली मैं कहूं तो चार्ज डेंसिटी जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? देखो जितना ज्यादा चार्ज बनेगा साइज उतना ही छोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और ये वैल्यू जितनी कम होगी, इनका रेशियो उतना ही ज्यादा निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो फाइनली ये कह सकते हैं, या तो आप कहो कि चार्ज बढ़ना चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और साइज घटना चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्यों पढ़े, हम ये कह सकते हैं ना कि भाई चार्ज डेंसिटी ना जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो इसमें दोनों चीजें आ गई कि अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, आवेश ज्यादा होना और त्रिज्या कम होना। क्योंकि अगर त्रिज्या ज्यादा हो गई और आवेश कम हो गया तो ये घट जाएगा, और अगर ये घट जाएगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये फाइनल समझ में आ गया आपको, चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया ना, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चार्ज के बेस पर मैंने बता दिया। अभी
एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। साइज के बेस पर आपको ध्यान देना है कि सेंटर मेटल एटम का साइज जितना छोटा होगा ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और इसके लिए आपको एक ऑर्डर दिया गया है बुक में भी, Cu2 पॉजिटिव से रिलेटेड जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सेम लिगेंड के लिए। उसके बाद आ जाएगा आपका Ni2 पॉजिटिव, उसके बाद आता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, उसके बाद आता है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ देखो आयनिक रेडियस सबसे कम जिसकी होती है ना, आयनिक रेडियस, इसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होती है, यानी साइज इसका सबसे कम होता है, तो स्टेबल जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर मेटल एटम से रिलेटेड मैंने आपको बात बता दी। लिगेंड की प्रकृति की भी बात करूंगा मैं यहाँ पे। लिगेंड से रिलेटेड ना बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि वैसे तो नेचर ऑफ लिगेंड ना हम अलग अलग टाइप से देखते हैं। कोवेलेंट करैक्टर भी देखते हैं, पाई बॉन्डिंग की एबिलिटी भी देखते हैं, डायपोल मोमेंट भी देखते हैं लिगेंड का। बट वो तीन के बारे में आपके पास नहीं है सिलेबस में। अगर नहीं है तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। आप बस बेसिक नेचर पे फोकस करो। आपके पास ना अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर है कि क्षारीय प्रकृति के बेस पर है। ध्यान रखना, जिस लिगेंड की क्षारीय प्रकृति जितनी ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी इंक्रीज करने के साथ स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नेचर जो होना चाहिए ना लिगेंड का वो बेसिक होना चाहिए। जितना ज्यादा बेसिक लिगेंड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं आपसे तीन लिगेंड अलग अलग दे देता हूं मैं आपको कि किसी सेम सेंटर मेटल एटम के साथ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना सेम हो, सेंटर मेटल एटम जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, उसके साथ इन तीन कॉम्प्लेक्स को मैंने जोड़ दिया है। और मैं आपसे पूछूं ना इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दाता जो एबिलिटी होती है वो विद्युत ऋणात्मकता के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई ये बात बताने की जरूरत है क्या आपको? आप तो जानते हो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते, ग्रहण करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन दाता क्षमता कम होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन दाता क्षमता कम होगी समझ ला उसका बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा दाता परमाणु, पहले दाता परमाणु सेलेक्ट करो। देखो इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें फ्लोरीन है। इन तीनों में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? आप अच्छे से जानते हो, ये ज्यादा विद्युत ऋणी है। अगर ये ज्यादा विद्युत ऋणी है तो इलेक्ट्रॉन दाता ये कम है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दाता कम है तो सबसे कम इसकी ही क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ये जिस सेंटर मेटल के साथ जुड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ऑर्डर ये रहा आपका। अच्छा, मैं कार्बन से रिलेटेड कोई ले लेता, जैसे मैं इसमें साइनो ले लेता। इससे पहले मैंने लिया था AgNH3 वाला लिया था ना, और AgCN वाला लिया था। तो AgCN वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां पर डोनर एटम ना आपका कार्बन था। अगर कार्बन डोनर एटम है तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से भी कम होती है, और अगर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से भी कम है तो वो कार्बन ज्यादा क्या हो जाएगा आपका? कार्बन से रिलेटेड जो आपके लिगेंड होंगे वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। किसको? कॉम्प्लेक्स को। उसका एक और नेचर होता है कि कार्बन से रिलेटेड जो आपके वहां पर लिगेंड होते हैं, आपने देखा होगा चाहे CN है चाहे CO है, उनमें ना बैक बॉन्डिंग की भी एबिलिटी होती है। मैंने अभी भी बताया था, यानी कि पाई बॉन्डिंग की एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ना वो क्या करते हैं आपका? स्टेबल कर देते हैं कॉम्प्लेक्स को। डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हो? तो बैक बॉन्डिंग जिनमें एबिलिटी होती है वो ज्यादा स्टेबल कर देते हैं कॉम्प्लेक्स को। तो CN इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, CO इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप समझ जाओ कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि वीक टू स्ट्रॉन्ग जब हम जाते हैं ना लिगेंड में, तो वीक टू स्ट्रॉन्ग जाते जाते आपकी ना स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती है, वीक की कम होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वीक लिगेंड वो होते हैं जो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग के बेसिक नेचर ज्यादा होते हैं,
और अगर स्ट्रॉन्ग का बेसिक नेचर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब शायद मुझे ये बात बताने की आगे जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो, ठीक है। आगे बात करते हैं किलेट। देखो किलेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं ना, मोनोडेंटेंट लिगेंड की तुलना में जो मल्टीडेंटेंट लिगेंड होते हैं, चाहे वो द्विदंतुक हो, चाहे त्रिदंतुक हो, चाहे चतुदंतुक हो, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है ना कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो ज्यादा होती है। मतलब कोई केंद्रीय धातु परमाणु अगर एक दंतुक लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है और द्विदंतुक लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है तो द्विदंतुक वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एक दंतुक लिगेंड। क्लियर है? जैसे मैं कहूं CO NH3 का होल 6 3+ और एक कहूं CO इन का होल 3 इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप कहोगे ये ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें किलेट नहीं बनता है, वलय नहीं बनती, और इसमें किलेट वलय बनती है। कैसे बनती है वो बता चुका हूं, अब मैं बार बार ये बना के नहीं दूंगा, ठीक है। तो किलेट वलय बनने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां तक आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब आपका एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।